यूपी में आपकी पार्टी की कितनी एक्टिविटीज हैं? क्या आपकी पोजीशन है एक्टिविटीज के रूप में? जी। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश का मैंने 1 साल पूरा भ्रमण किया है राजनैतिक रूप से। और क्योंकि के जो चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, और मुझे वहाँ पे घूमने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अभी हमारा जो समाज है, वो अपने झंडे के लिए तैयार नहीं है, योगी जी के कारण। राजपूत समाज हिंदुत्व की और फालतू की ये इगड़म-सिगड़म बात में तब बात को सुना नहीं। दूसरी बात है कि हमने फिर उस चुनाव के बाद ये फैसला किया, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड साधन थे और लिमिटेड साधन हैं। तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि जैसे एक कुआँ खोदना होता है ना, तो जब फावड़ा चलाते हैं, तो अगर हम एक फावड़ा एक जगह पे चलाएँगे, फिर 10 फुट की दूरी पे चलाएँगे, फिर 10 फुट की दूरी पे चलाएँगे, तो तब तो कुआँ खुदेगा नहीं। लेकिन अगर एक ही जगह पर 50 बार मारेंगे, तो वहाँ से पानी निकल जाएगा। तो हमने ये फैसला किया कि हम अब सिर्फ फ़ोकस करके हरियाणा पे काम करेंगे, बिहार पे काम करेंगे, मतलब कि जिन राज्यों में हम पहले से ही काम कर रहे थे, सिर्फ वहीं पर ही फ़ोकस होकर काम करेंगे। किसी नए राज्य में अभी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना समय और साधन नहीं है। इसीलिए राजस्थान में बहुत लोगों ने हमें बुलाया या मध्य प्रदेश में बुलाया, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर-नवंबर में है वहाँ पे। लेकिन फिर भी हमने साफ मना कर दिया मैंने। मैंने कहा कि मैं अपना टाइम, क्योंकि अभी मान लीजिए लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो हम हरियाणा के अंदर एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। हरियाणा जब से बना है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हरियाणा में आज तक एक भी राजपूत सांसद नहीं बना। आज तक नहीं बना, एक भी। तो हमने एक ऐसी रणनीति पे काम कर रहे हैं कि इस बार 2024 में हम अपने झंडे पर एक राजपूत सांसद बना लें। तो अगर मैं इस रणनीति पे काम करूँगा, तो नेचुरल बात है कि मैं दूसरी जगह पर समय नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए मैं इसी पे फ़ोकस होके काम कर रहा हूँ, और इतने ही हमारे पास साधन है, जैसा कि मैंने बताया। वो क्योंकि जितना आप इसको विस्तार करोगे, उतने ही ज़्यादा साधन भी चाहिए। तो हम लेकिन ये करते हैं कि क्योंकि हमारा एक विज़न है, एक विचारधारा है कि भाई समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना झंडा पार्टी होनी चाहिए, तो हमने वो बना दी है। कई लोग जो है मुझसे ये आशा रखते हैं कि भाई सिर्फ़ मैं ही मेहनत करूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई आप भी राजपूत हैं। आप अगर इस विज़न को, मैं आपसे भी, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, उनके लिए भी है ये बात, कि अगर आप इस विज़न को, इस विचारधारा को एप्रिशिएट करते हैं, अगर मानते हैं कि हाँ भाई इस रास्ते से हमारे समाज को फ़ायदा होगा, तो फिर आपका भी तो कर्तव्य है ना खुद ब खुद, कि आप इस विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। क्या सिर्फ़ अकेला शेर सिंह राणा थोड़ी ना राजपूत समाज का ठेकेदार बना हुआ है। आपके भी तो बच्चों का भला होगा। आपके पार्लियामेंट में जो है अगर कानून अपने पक्ष में बनेगा, अगर पक्ष में चीज़ें होंगी, या कोई भी नया कानून बनाएँगे, तो उससे समाज के हर व्यक्ति का फ़ायदा होगा ना। तो फिर हर व्यक्ति का, जब वो, या तो वो ये कहे कि नहीं जी राणा जी आपकी विचारधारा तो ठीक नहीं है, फिर वो कहे कि भाई मैं काम नहीं करूँगा, तो बात समझ में आती है। लेकिन जब वो ये कहता है कि हाँ जी विचारधारा ठीक है, इस रास्ते से समाज को फ़ायदा होगा, और फिर ये बोल के वो चाहता है कि भाई शेर सिंह राणा तो घूमता रहे सड़क पे अपने बीवी-बच्चों को छोड़ के, और वो सिर्फ़ जो है घर पे बैठा रहे। तो ये बात मुझे अच्छी भी नहीं लगती, और फिर मैं ऐसे लोगों की परवाह भी नहीं करता। तो हम तो अपने जितने साधन हैं, जितने हमारी कैपेबिलिटी है, जितना हम टाइम दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करने में लगे हुए हैं। मेरी ये भावना रहती है कि अगर हमें अभी समाज को मेरी बात समझ में आई, तो हमारा समाज अभी भी सही स्थिति में आ जाएगा। अभी समझ में नहीं आएगी तो 10 साल के बाद आएगी। 10 साल के बाद नहीं आएगी तो 50 साल बाद आएगी। 50 साल के बाद नहीं आएगी तो 100 साल बाद आएगी। लेकिन समझ में ज़रूर आएगी कि अपना झंडा ही तरक्की दिलाएगा समाज को। और जिस दिन समझ में आएगी, तो लोग ये बताएँगे कि भई ये एक आदमी था 100 साल पहले, वो 100 साल पहले ये बोलता था कि भई ऐसे फ़ायदा होगा समाज को। लेकिन हमारे गलती से ये हुई कि आज हमारे समझ में आई।
तो समझ में तो आनी ही है। अभी वहां पे हरियाणा में जब डंडे पड़े तो समझ में आ गई कि अगर हाँ अपनी पार्टी के 2 विधायक भी होते तो खट्टर को डरा देते हम कि समर्थन वापस ले लेंगे, तो हमारे काम हो जाता। लेकिन हम सब लोग एक डीसी और एसपी के चक्कर ही मारते रहे। डीसी और एसपी सरकार के सामने तो एक चूहा है, कुछ भी नहीं है। वो तो बेचारे नौकरी कर रहे वहां पे, सरकार जैसा कहेगी वैसा करेंगे वो। तो हम अगर सरकार में हिस्सेदार होते, मैं अपने समाज के लोगों को यही बोलता हूं कि आप जो है सामाजिक संगठन बना के सिर्फ ज्ञापन देके मांगने वाला क्यों बने हुए हो? कभी डीसी के पास जाते हो, कभी एसपी के पास जाते हो कि ये हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। भाई भीख ही तो मांगते हैं। आप सरकार बन के देने वाला बनो ना। तो हम तो अपने समाज को देने वाला बनाने के लिए बोल रहे हैं, अपने पूर्वजों की तरह बोल रहे हैं, भाई राजा बनो, झंडा बनाओ। तो उत्तर प्रदेश के सिर्फ वेस्टर्न यूपी में हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। कभी कभी मैं लखनऊ आ जाता हूँ क्योंकि वो प्रदेश की राजधानी है, और थोड़ा हम हरिद्वार लोकसभा में भी काम करते हैं क्योंकि मेरा ये रेजिडेंशियल एरिया है। तो मैं जब भी घर पे होता हूँ तो आसपास की 5-6 विधानसभाओं, यहाँ पे हमारा जिला पंचायत का सदस्य भी जीते हुए हैं हरिद्वार जिले में, और वो इसी समीकरण से जीते हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। अभी 10 महीने पहले यहाँ पे जिला पंचायत का चुनाव हुआ था। 5 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े थे और हम 5 में से 1 सीट जीते, 2 पर सेकंड नंबर आया, 2 पर थर्ड नंबर आया। अब जो हम सीट जीते हैं वो इस समीकरण से जीते कि वो 44 नंबर वार्ड है, उसमें जो है करीब 23 गांव हैं। उन 23 गांवों में 5 गांव चौहानों के हैं। तो मैं उन चौहानों के गांव में गया, मैंने उनको समझाया भाई अपनी पार्टी है, अगर कोई चौहान खड़ा होएगा तो 5 गांव से तो चुनाव जीत पाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपनी पार्टी से किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़वाते हैं और फिर उसको हम सब मिलके जिता लेंगे। उन्होंने मेरी बात मानी, तो हमने एक सैनी समाज का, है ना, सैनी समाज का एक प्रत्याशी लड़वाया और वो जीत गया। उसने सैनी समाज के वोट अपने दम पे ले लिए थोड़े, और फिर चौहानों ने उसको वोट दे दी, तो वो दोनों वोट के समीकरण पे चुनाव जीत गया। अब जब वो जीत गया तो मेरे पास कांग्रेस और बीजेपी के जो दोनों लीडरशिप है उनका फोन आता है। पहले तो उसके पास आता है जो जीता कि जी हमें आपका जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए आपका वोट समर्थन चाहिए। तो उसने कहा भाई मैं तो राजपा से जीता हुआ हूं, तो जो मेरे पार्टी के लोग कहेंगे मैं उसको समर्थन दूंगा, आप एक बार राणा जी से बात करो। उन्होंने फिर मेरे से बात करी, तो मैंने उनको कहा जी मैं आपको कल बताऊंगा। अगले दिन मैंने जो है जो वो 5 राजपूतों के गांव थे चौहानों के, वहां पे एक महापंचायत बुलाई। सारे बुजुर्ग युवा इकट्ठे हुए। मैंने उनको कहा कि भाई दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी समर्थन मांग रही हैं, आप ये बताइए कि किसको समर्थन दें और किन शर्तों पे दें। सबने अपने अपने व्यूज बता दिए कि भाई ये मुद्दा होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। उसमें से हमने 3 मुद्दे चुने जो कि हमारे समाज के यहाँ से कंसर्न रखते थे। जैसे कि एक वहां पे स्कूल है, तो उसका उन्होंने हमसे कहा कि इस स्कूल का नाम बदलवा के जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान इंटर कॉलेज करा दीजिए। तो हमने फिर वो तीनों, और ऐसे 2 और मुद्दे थे, तो हमने पास गए अपने उधर से बुजुर्ग और युवाओं को और पार्टी वालों को लेके, और लिखित में वो लेटर पैड पे दे दिया कि भाई ये 3 मुद्दे हैं। तो उन्होंने एक तो तुरंत करा दिया हमारा कॉलेज का नाम बदलवाने वाला, और 2 जो है अभी उसमें धीरे धीरे उसमें भी काम हो रहा है। तो हमने क्या करा, हमारा एक प्रत्याशी जीता, वो भी अन्य समाज का, लेकिन फिर भी हमने अपने समाज के 3 मुद्दे हल करा लिए। जैसे मैंने आपको मायावती का उदाहरण दिया था राजस्थान का। फिर अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले मेरे पास जो हमारा जीता हुआ प्रत्याशी है उसका टेलीफोन आया। उसने मेरे से कहा राणा जी मैंने 4.25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास कराया है अपने इलाके के लिए, आप मुझे बताइए कि मैं ये पैसे कैसे खर्च करूं, किन किन गांवों में खर्च करूं। तो मैंने उसको कहा कि भाई इसमें से आधे पैसे तो आप करो अपने चौहानों के गांव में, और आधे पैसे खर्च करो जितने दूसरे गांव में। तो इससे भी हमें फायदा हो गया। भाई सिर्फ 5 गांव में तो आधे पैसे खर्च हो गए, और बचे हुए जो 18 गांव है उसमें भी आधे पैसे खर्च हुए, तो ज्यादा बजट इधर लग गया। उसके बाद हमने अपने जो बिल्कुल क्लोज सहयोगी थे उनमें से जो है 1-2 लोगों को जो है ठेकेदारी में घुसवा दिया। मैंने उसको कहा भाई इन लोगों को काम दे दे, जिससे कि ये लोग मजबूत होएंगे तो हमारी पार्टी भी और हमारा समाज का व्यक्ति मजबूत होएगा।
तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, जो हम एक सीट जीते। कल को जब हम ज्यादा सीट जीतेंगे, विधानसभा लोकसभा की जीतेंगे, तो समाज को ज्यादा लाभ देने का प्रयास करेंगे। और हमारा वर्किंग एरिया, जैसा कि आपका क्वेश्चन था, वो हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी की 2-3 सीट है, हरिद्वार लोकसभा है, प्लस बिहार की 5-6 लोकसभा सीट है। बस ये हमारा वर्किंग एरिया है। अभी थोड़ा दिल्ली में भी पार्टी की मूवमेंट्स हैं 2-3 जगहों पर। अच्छा, जी थैंक यू। एक सवाल और पूछना है ईशान, जी शेर सिंह दीजिए। देखिए, जी। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, मैं बहुत तो इसको सौभाग्य मानूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा। और हम लोग ऑलरेडी सबके पास जाते ही हैं। लेकिन मैं आपको पहले इसमें एक बात बता दूं कि अभी जो कैथल जो प्रकरण हुआ है हरियाणा में, उसमें जो गुर्जर समाज ने जो मतलब सबूत पेश किए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, तो आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन्होंने सबूत क्या दिए। सबूत में उन्होंने दिया है कि भाई राजनाथ सिंह जी ने मिहिर भोज को गुजर बना के सड़क का और मूर्ति का अनावरण किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, राजपूत थे, उन्होंने किया। सिसोदिया जी ने करा, जो अपने दिल्ली वाले डिप्टी सीएम थे, उन्होंने दिल्ली में मूर्ति का अनावरण किया गुजर सम्राट के नाम से। और जी आपका जनरल वीके सिंह जी ने किया। तो उन्होंने खट्टर को ये सब फोटो और अखबार और सबके साथ दिया कि जो राजपूतों के जो सबसे बड़े नेता कहलाए जाते हैं, वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि मिहिर भोज गुजर है। तो ये जो लोंडे लफाड़े हैं, इनकी बात आप कहाँ सुन रहे हैं? इसीलिए उसने ये कहा खट्टर ने कि भाई ठीक है, मूर्ति लग जाने दो। तो अब ये जो लोग हैं, जिनका मैंने आपको उदाहरण दिया, और भी कुछ नेताओं के उन्होंने वहां पे लिखित में दिया हुआ है मुख्यमंत्री को। तो अब समाज, इनको आप समझाने की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये इतने बड़े नेता हैं, ये नासमझ हैं। ये सब समझते हैं, सब जानते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि भाई राजपूत तो हमारे घर की मुर्गी दाल बराबर है, ये तो हमें वोट देंगे ही, और कहाँ जाएंगे। हम दूसरे जाति में अपना जो है अपने वोट बैंक को बढ़ाने की या राजनीति बढ़ाने की कोशिश करें, तो उस एजेंडे पे काम करते हैं। तो हर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने बताई, उनको हल करने के लिए हम दूसरे रास्तों पर भी काम करते रहें। बट उसमें जो हमारी एनर्जी है, वो लगनी चाहिए 1%। 99% जो हमारी एनर्जी है, वो अपने पार्टी को बनाने में ही लगनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें सॉल्व तो सरकार ही करेगी ना। तो जब अपनी पार्टी ऑटोमेटिकली जब सत्ता में आ जाएगी, तो ये जितने भी ये नेतागिरी जो कर रहे हैं, इनकी कहानी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और फिर जब अपनी पार्टी वहां बोलेगी, तो इनकी भी मजबूरी होगी, या तो ये चुप रहे, या तो जो है हमारे पक्ष में बोले। अगर ये विपक्ष में बोलेंगे तो इनको और ज्यादा हानि होगी।